केयर एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। देखिए अपने जो आज का जो है वो लेक्चर 4 है और अपन कौन से चैप्टर में चल रहे थे, इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग, लेखांकन का परिचय, जिसमें मैंने आपको लेखांकन की अवधारणाओं तक पढ़ा दिया था। ठीक है, और आज का टॉपिक जो हमारा रहेगा वो लेखांकन की परंपरा, अकाउंटिंग कन्वर्सेशंस रहेगा। ठीक है, देखिए कन्वर्सेशंस का मीन्स या परंपरा का मीन्स क्या होता है कि जो पुराने टाइम से चली आ रही है, जिनको लेके चलना आपके लिए जरूरी है, जिनका पालन करना, जो रूल्स आपको एप्लीकेबल करना जरूरी। और आप ऐसा क्यों करते हो, इसका रीजन, आप ऐसा क्यों करते हो इसका रीजन। तो इसमें अपने फर्स्ट पॉइंट आ जाएगा एक रूपता की परंपरा, कन्वर्सेशंस ऑफ कंसिस्टेंसी। इसका मीन्स होता है कि आप एक साल से दूसरे साल तक लेखांकन का जो भी प्रोसेस करते हैं, अकाउंटिंग प्रोसेस होता है, जो भी आपका मेथड होता है, वो हर साल आपका इक्वल रहना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक साल तो आपने दूसरा तरीका लिया, फिर अगले साल उस तरीके को चेंज कर दिया, फिर तीसरे साल और चेंज कर दिया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जो आपके मेथड शुरुआत से चल रहा है वो ही लास्ट तक आपका मेथड होना चाहिए, यानी उसमें एक रूपता होनी चाहिए। जहां पे लास्ट ईयर अकाउंट क्लोज हुआ है, नेक्स्ट ईयर उसी तरीके से उसी अमाउंट से अकाउंट आपको स्टार्ट करने का है। इसका मीन्स क्या हो जाएगा, एक रूपता की परंपरा या कन्वर्सेशंस ऑफ कंसिस्टेंसी। नेक्स्ट है सूचनाओं का पूर्ण रूप से प्रकटीकरण की परंपरा, कन्वर्सेशंस ऑफ फुल डिस्कशंस, यानी आप जो भी अकाउंट में इंफॉर्मेशन लेते हैं उसको पूरा का पूरा बताना जरूरी है। कुछ पॉइंट्स या कुछ तथ्य या कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप नहीं छुपा सकते। आप अकाउंटिंग कर रहे हो तो पूरे विश्वास के साथ, पूरी वस्तुनिष्ठता के साथ आपको करना है। इसमें आप आंकड़ों को छुपा नहीं सकते। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ बिल्डर्स या कुछ बिजनेसमैन होता है जो उनके रेपुटेशन को डाउन करते हैं, ऐसे पॉइंट्स जो है वो अकाउंटिंग से निकाल देते हैं, उन पॉइंट्स को छुपा देते हैं, उन्हें हाइड कर लेते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए अपन कभी कभी ऐसा था, लोन लेने जाते तो अपनी बैलेंस शीट सामने करते, तो बैलेंस शीट में अगर अपन अपने क्रेडिटर्स को कम बताएंगे, अपने डिबेंचर्स को कम बताएंगे तो बैंक अपने को लोन दे देगा। बट अगर उनको एक्चुअल अमाउंट में बताया जाएगा तो बैंक अपने को लोन नहीं देगा कि भाई इसके पहले से बहुत सारे लेनदार है, इसका पहले से ही लोन बाकी है, तो इसको क्यों लोन दे, है ना। तो कुछ बिजनेसमैन ऐसे होते हैं जो अपने फाइनल अकाउंट से अपनी इंफॉर्मेशन को हाइड कर लेते हैं, छुपा लेते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसी जो इंफॉर्मेशन है, जो आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, यूं शो करने पड़ेंगे आपको, है ना। तो इससे अपन क्या बोलेंगे, सूचनाओं का पूर्ण रूप से प्रकटीकरण। जो जैसी इंफॉर्मेशन है, जो पॉइंट जैसा है, उसे ऐसा ही अकाउंट्स में आपको शो करने का है। नेक्स्ट है रूढ़िवादिता की परंपरा, कि भाई आपके अकाउंट में रूढ़िवादिता होना चाहिए। यानी इसका मीन्स होता है कि आपको प्रॉफिट कमाया हुआ कब माना जाएगा, जब वो आपको वास्तव में मिल रहा है, जब वो आपको वास्तव में मिल रहा है। देखिए आपने अकाउंटिंग की, अकाउंटिंग में आपके जो है वो प्रॉफिट आपकी शो हो रहा है 1 लाख, पर आपने जो सेल की वो उधारी पे की है, वो क्रेडिट सेल से आपको रिसीव कम हुई अभी तक। तो उस प्रॉफिट को तभी माना जाएगा जब वो उधारी की जो भी सेल है, जो भी आपकी क्रेडिट सेल है, आपको रिसीव हो जाती है। यानी इस पॉइंट का मीन्स होता है कि आप अपनी इनकम या आप अपनी प्रॉफिट कभी मानेंगे जब वो आपको एक्चुअल में रिसीव हो जाता है। इसके अंदर एक पॉइंट और आता है कि जब भी अपन किसी कंपनी कोई एसेट्स खरीदती है, जैसे मशीनरी, कोई बिल्डिंग, तो उनकी वैल्यू जो है वो डाउन होती है। जैसे कि आपने एक मोटर व्हीकल खरीदी या फिर सपोज आपने बिजनेस के लिए एक मशीनरी खरीदी, आपने वो मशीनरी जो है वो 8 लाख में परचेज की, तो क्या जब आप उसको बेचने जाओगे तो वो 8 लाख ही आपको मिलने वाले नहीं, उसकी वैल्यू जो है वो डाउन होगी। तो एसेट्स की जो वैल्यू डाउन होती है, उसके यूज करने से उसकी उपयोगिता में जो गिरावट आती है, उसे अपन डेप्रिसिएशन बोलते हैं। पर वो डेप्रिसिएशन जो है वो हास जो है वो फर्म के लिए खर्चा है। क्या है? खर्चा। उस खर्चे को अर्न अपन करेंगे। भाई अपन अगर मशीनरी लाए 8 लाख, तो उस मशीनरी से 8 लाख भी कमाएंगे तो सही ना। तो अपन क्या करेंगे, जो उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लग रहा है, जो उसका ह्रास आ रहा है, उसे P&L लाभ
हानि खाते के डेबिट साइड में अपन खर्चा मान के शो करेंगे। अपने खर्चा भी तो हो रहा है क्योंकि मशीन की उपयोगिता कम होती जा रही है। तो ये अपन P&L अकाउंट में किस तरीके से, किस परंपरा के अनुसार शो करें, तो वो रूढ़िवादिता की परंपरा कि आप मशीन लेके आ गए तो जब बेचने जाओगे तब आपको उतने रुपए नहीं मिलने वाले, उससे आपको कम मिलेंगे, तो उसकी वैल्यू डाउन हो गई, उसकी उपयोगिता का ह्रास हुआ, तो उस डेप्रिसिएशन को लिखना किसके अंदर आएगा, रूढ़िवादिता की परंपरा। तो रूढ़िवादिता की परंपरा के अंदर आपको 2 पॉइंट है। एक तो जो प्रॉफिट आपने कमाया है उसे पूरा का पूरा तब माना जाएगा जब वो आपको वास्तव में मिल रहा है, जब वो आपको वास्तव में मिल रहा है। और दूसरा कि अगर आप किसी संपत्ति को लाते हो और उसकी उपयोगिता का ह्रास होता है, उसके मूल्य में होने वाली कमी को कहाँ लिखोगे, मूल्य तो कम हो रहा है, आपके खर्चा तो हो रहा है, तो उसे कहाँ लिखे, उसे P&L अकाउंट में डेबिट साइड में लिखा जाता है खर्चा मान के। तो जो ये संपत्ति के ह्रास को खर्चा मानना किसके अंदर आता है, रूढ़िवादिता की परंपरा के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट पॉइंट है महत्वपूर्णता की परंपरा, कन्वर्सेशंस ऑफ मटेरियलिटी। देखिए बिजनेस में यह सामान्यता ऐसा होता है कि कुछ पॉइंट व्यवसाय के लिए उपयोगी होते हैं पर जो परचेजर है, जो बायर है, उसके लिए उपयोगी नहीं होते, तो वो उनको छुपा देता है। जैसे कि क्रेडिटर्स, भाई उत्पादन करने वाला एक प्रोड्यूसर है, एक माल बनाने वाला, वो अपने क्रेडिटर को छुपाता है, कहीं उधारी पे इतना गया हुआ, इतने मांगते हैं लोग उनसे रुपए, तो वो उस बैंक वाले के लिए जिससे वो लोन लेना चाहता है उसके लिए महत्वपूर्ण है, तो वो उनको छुपा देगा, तो ये गलत है। पॉइंट आपको जैसा है वैसा लिखने का है, क्योंकि वो क्रेडिटर्स के लिए लाभदायी है पर व्यवसाय के लिए इतने नहीं। व्यवसाय तो क्या होता है, अपने खातों में छुपा देगा उसको, पर जहाँ पे वो लोन लेने जाएगा, जहाँ पे वो अपनी सिविल शो करेगा, वहां पे उसको ये पॉइंट बताना पड़ेगा। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ छुटपुट खर्चे जो वो लेखांकन में लिख देता है पर ऐसे उपयोगी नहीं होते। जैसे कि करोड़ों की कंपनी है और 500 रुपए का जो है मशीनरी रिपेयर किया, अब उसको खातों में लिखना जरूरी थोड़ी है, तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं उन्हीं को लिखना है, छुटपुट खर्चों को आपको नहीं लिखना है। जो महत्वपूर्ण है, जो डेली रूटीन में चलेंगे, यानी इस साल होगा वो अगले साल भी होने को ही है खर्चा, ऐसे खर्चे को ही आप लेखांकन में लिखेंगे। तो ये परंपरा है। परंपरा कितनी हो गई, 4। एकरूपता की परंपरा, सूचनाओं का पूर्ण प्रकटीकरण, कन्वर्सेशंस ऑफ डिस्कशन, रूढ़िवादिता की परंपरा, कन्वर्सेशन ऑफ कन्वर्सेशंस, एंड महत्वपूर्णता की परंपरा, कन्वर्सेशंस ऑफ मटेरियलिटी। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट, ये चैप्टर यहाँ पे हो रहा है कंप्लीट, ये चैप्टर यहाँ पे फिनिश हो रहा है। मैं एक बार चैप्टर की शुरुआत से लेके इस लास्ट पॉइंट तक अपन ने क्या क्या पढ़ा है उसको रिवाइज कर रही हूँ। देखिए अपन ने चैप्टर की शुरुआत में जो है 2 वर्ड पढ़े थे, अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग। बुक कीपिंग किसके ऊपर बेस है, अकाउंटिंग के, या अकाउंटिंग का जो फर्स्ट पॉइंट जो होगा वो बुक कीपिंग। पहले आप जो है वो बुक को बनाएंगे, उसका मैनेजमेंट करेंगे, उसका मेजरमेंट करेंगे, उसके बाद में उसको जो है खातों में डिस्ट्रीब्यूशन करके लिख देंगे, लेजर बनाएंगे, है ना, उसको फाइनल अकाउंट में पोस्टिंग करेंगे, तो वो लेखांकन होगा। बुक कीपिंग तो क्या होगा कि आपकी जो भी फाइनेंशियल जो भी ट्रांजेक्शन है उनको आप लिखेंगे, उनको बांटना, उनको शो करना किसके अंदर आएगा, अकाउंटिंग के अंदर। फिर मैंने आपको कुछ वर्ड्स बताए थे, जैसे कि एसेट्स, फिक्स एसेट्स, करंट एसेट्स, टेंजिबल एसेट्स, इनटेंजिबल एसेट्स। फिक्स एसेट्स कौन सी, जो फिक्स रहती है। करंट एसेट्स कौन सी, जिसको 1 साल या मैक्सिमम 36 मंथ के अंदर आप जो है कैश में कन्वर्ट कर सकते हो। इनटेंजिबल जिसको अपन देख नहीं सकते, टेंजिबल जिनको अपन देख सकते हैं। फिक्सिटी एसेट्स जिनको रिटर्न ऑफ किया जाता है। फिर मैंने लायबिलिटीज बताई थी, लायबिलिटीज में वही पॉइंट बताए थे, करंट और नॉन करंट। करंट जिनको 1 साल या मैक्सिमम 36 मंथ के अंदर आपको पेमेंट करना होगा। नॉन करंट जो लॉन्ग टाइम तक चलता है ना, जैसे कि लोन, डिबेंचर्स, ब्रोइंग्स, ये। फिर रिजर्व एंड सरप्लस, कंपनी क्या होती है अपने प्रॉफिट को जो है, प्रॉफिट का कुछ पोर्शन फ्यूचर के लिए, फ्यूचर में कभी जरूरत पड़ सकती है, इसके लिए कुछ पैसा रिजर्व करके, कुछ संचय करके रखती है, उसे रिजर्व बोलेंगे। प्रोविजन, प्रोविजन ऐसा होता है भविष्य में होने वाली हानियों के लिए, भविष्य में आपको हानि हो सकती है, इसके लिए आप पैसा रिजर्व करके रखें, तो इसे अपन बोलेंगे प्रोविजन।
ठीक है। फिर मैंने आपको बताया था सिंगल एंट्री सिस्टम एंड डबल एंट्री सिस्टम। सिंगल एंट्री सिस्टम में मैंने आपको बताया था ये एक अपूर्ण लेखा पद्धति है कि इनकम्प्लीट अकाउंटिंग है, क्योंकि इसमें किसी भी ट्रांजेक्शन का हमेशा एक साइड होता है। फिर मैंने आपको बताया था डबल एंट्री सिस्टम, जिसको लुकास पेसियोली लेके आया था 1494 में, एंड उसमें बताया था मैंने कि हर ट्रांजेक्शन के दो साइड होंगे, पहला डेबिट और दूसरा क्रेडिट। यानी एक अगर आपने डेबिट में पोस्टिंग की तो उसी की वापस क्रेडिट में भी पोस्टिंग करेंगे, है ना। तो इससे अपन बोलेंगे डबल एंट्री सिस्टम, दोहरी लेखा पद्धति। उसके बाद में मैंने आपको बताया था कि इस दोहरी लेखा पद्धति को एप्लीकेबल करने के 3 रूल्स होंगे, पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल। तीनों को एप्लीकेबल करके बताया था। आगे के चैप्टर में वो पॉइंट्स आने वाले, मैं वो आपको एकदम मस्त तरीके से एग्जाम्पल दे के फिर से समझाऊंगी, ठीक है ना। फिर मैंने आपको कुछ अवधारणाएं बताई थी, जैसे कि था चालू व्यवसाय की अवधारणा, है ना। ऐसे करके मैंने आपको सारी अवधारणाएं बताई थी कि पृथक अस्तित्व की अवधारणा। और आज के चैप्टर में मैंने आपको, आज की क्लास में मैंने आपको परंपराएं बता दी हैं। इसी के साथ जो है ये चैप्टर फिनिश होता है। अपन इसी क्लास में नेक्स्ट चैप्टर का कुछ पॉइंट समझ लेंगे। नेक्स्ट चैप्टर जो आपके रहेगा है आपके प्रारंभिक लेखा, जर्नल एंड सहायक बहिया। इंग्लिश में ओरिजिनल एंट्री, जर्नल एंड सब सीरीज बुक। देखिए, मैंने आपको लास्ट चैप्टर में एक वर्ड बताया था बुक कीपिंग। अपन इस चैप्टर में उसको जो है बड़े तरीके से, विस्तार तरीके से पढ़ेंगे। बुक कीपिंग में क्या होता है, देखिए बुक कीपिंग में ऐसा होता है कि जो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है वो लिखे जाते हैं। जैसे कि माल आया, परचेज किया, सेल की, सैलरी चुकाई, ये सारे जो भी फाइनेंशियल है वो अपन यू क्यू लिख देंगे। जो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है वो अपन यू क्यू लिख देंगे, ठीक है। फिर आपको क्या करना है कि जो भी आप फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन लिखते हो उसको, जो मैंने 3 नियम बताए थे, पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल, एप्लीकेबल करके आपको एंट्री बनानी है। वो एंट्री मैं आपको बनाना सिखा दूंगी। बट उससे पहले आपको जो अकाउंटिंग का एक मेथड होता है, अकाउंटिंग का एक फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूले को आपको ध्यान में रखने का है। वो फॉर्मूला होगा संपत्तियां, या कोष्टक पे लिख देंगे एसेट्स इज इक्वल टू पूंजी, यानी कैपिटल प्लस दायित्व, यानी लायबिलिटीज। यानी आपकी संपत्तियां किसके बराबर होगी, आपके फर्म की या आपकी बिजनेस स्टेटमेंट की पूंजी प्लस दायित्व मिला के। देखिए स्टूडेंट, फाइनल अकाउंटिंग में जो है अपन 3 अकाउंट बनाते हैं, ट्रेडिंग, P&L या बैलेंस शीट। ट्रेडिंग, P&L और बैलेंस शीट
बैलेंस शीट जो होता है वो अपना फाइनल स्टेटमेंट होता है, वो आप किसी के भी सामने अपनी फाइनेंशियल कंडीशन शो करता है ना। तो बैलेंस शीट में क्या होता है कि दो साइड होते हैं। देखिए जो भी मैं यहाँ पे बनाती हूँ वो आपके आगे चैप्टर में आएगा, मैं आपको बहुत अच्छे से वापस समझा दूंगी, बट एक आपको फॉर्मूला समझाने के लिए मैं आपके यहाँ पे बैलेंस शीट लिख रही हूँ। बैलेंस शीट है ना, तो जो मैंने ये बैलेंस शीट बनाई है ना स्टूडेंट, उनका दो साइड होता है, एक तो होगा लायबिलिटीज और एक होगा असेट्स। ये दो साइड होते हैं। कंपनी का फाइनल अकाउंट या बिजनेस स्टेटमेंट का एक फाइनल अकाउंट बनाया जाएगा, उस फाइनल अकाउंट में एक बैलेंस शीट बनाई जाती है। बैलेंस शीट के हमेशा टू साइड होते हैं, लायबिलिटीज और एसेट्स। देखिए स्टूडेंट, अगर आपको कभी सामने क्वेश्चन आ जाए और वो सही है या नहीं है, इसकी पहचान करने के लिए आप हमेशा ध्यान रखिएगा बैलेंस शीट का लायबिलिटीज और एसेट्स हमेशा इक्वल आता है। बैलेंस शीट का लायबिलिटीज और एसेट्स हमेशा इक्वल आता है। क्यों? क्योंकि जितना पैसा आप एक्सपेंसेस करते हो उतना वापस आपको अर्न करने का है, उतना वापस आपको कमाने का है। जैसे कि आपने 1,20,000 का माल खरीदा तो 1,20,000 का ही तो सेल करोगे कि 1,50,000 का सेल करोगे? जितना आपके पास माल है उतना ही सेल करोगे। सपोज मैंने माल खरीदा तो माल मेरी क्या होगी? संपत्ति हो गई। मैंने 1,00,000 का माल खरीदा है ना, तो स्टॉक मेरे पास आया कितने का? 1,00,000 का। अब इस माल को मैंने सेल कर दिया उधारी पे, पूरा का पूरा सेल कर दिया उधारी पे, तो मेरे क्रेडिटर्स बन जाएंगे। ये पूरा का पूरा मैंने सेल करे तो मेरे डेटर्स बन जाएंगे, है ना। अब देखिए, अगर मैं कहीं से लोन लेती हूँ तो मेरे को लोन कितने का चुकाना पड़ेगा? जितने का मैंने लिया है। लोन लिया तब मेरी एसेट्स हो गई, जितना मैंने लिया वो चुकाना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे मैंने बिजनेस स्टार्ट किया, सपोज बिजनेस स्टार्ट किया और 1,00,000 के बिजनेस, 1,00,000 के माल से बिजनेस स्टार्ट किया, तो वो 1,00,000 की फर्म की कैपिटल भी होगी, बिजनेस की कैपिटल भी होगी। तो कैपिटल के साइड में आपको 1,00,000 लिखना पड़ेगा। आई बात समझ में? मैंने 1,00,000 का माल डाल के बिजनेस स्टार्ट किया, 1,00,000 का माल डाल के बिजनेस स्टार्ट किया, तो मेरी कैपिटल भी 1,00,000 ही होगी। तो देखिए दोनों साइड बराबर है, दोनों साइड बराबर है। फॉर्मूले में एसेट साइड में लिख देंगे 1,00,000 और कैपिटल होगी 1,00,000, नहीं तो कुछ है ही नहीं, है ना। तो ये फॉर्मूला होता है, ये जो होता है वो अकाउंटिंग फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला क्या बोलता है? एसेट्स इज इक्वल टू पूंजी कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। ओके, तो देखिए स्टूडेंट्स, मैंने आपको ये बता दिया है कि बैलेंस शीट जो होगा उसके अंदर लायबिलिटीज और एसेट्स की जो जोड़ है, जो एडिशन है, वो हमेशा इक्वल आना चाहिए। अगर वो इक्वल है तो आपका क्वेश्चन राइट है। और ये जो फॉर्मूला बना है वो बैलेंस शीट से ही बना है। ये एसेट्स है, ये कैपिटल और ये आपकी लायबिलिटीज, यानी इन दोनों को ऐड करके आपका हमेशा एसेट साइड कंप्लीट होगा। ओके, तो स्टूडेंट मैंने आपको ये जो चैप्टर स्टार्ट करना है इसका थोड़ा सा हल्का सा पॉइंट क्लियर किया है। कल की क्लास में जो मैं है आपको नंबरिकल पॉइंट लेके कुछ पॉइंट्स ऐसे लूंगी जिससे आपको फॉर्मूला पूरा का पूरा जो है वो समझ में आ जाए। तो आपको क्या करना है, फर्स्ट और सेकंड नंबर चैप्टर पूरा रिवाइज करना है और इस चैप्टर को आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, मैं आपको अपने आप समझाऊंगी। थैंक यू।